हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्टूडेंट्स सीखा कि हाउ टू परफॉर्म स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसी सर्किट यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, दैट इज फेजर मेथड एंड फेजर अलजेब्रा मेथड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है और ये जो वीडियो है यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। और ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत ही केयरफुल होके ये वीडियो आपको देखना है और ये चीज़ें आपको गेन करनी है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। आप रेजोनेंस वर्ड से बिल्कुल फैमिलियर होंगे, इंटरमीडिएट की फिजिक्स में आप रेजोनेंस वर्ड सुना होगा आपने। तो जैसे सबसे पहले क्लास 11th में ही जो वेव वाला चैप्टर है उसमें हम रेजोनेंस पढ़ लेते हैं। तो आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल से याद दिला रहा हूँ कि सपोज़ आपके घर के आसपास कहीं एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उस सोर्स से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे सोर्स। अब उस साउंड की इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस साउंड के इंटेंसिटी की वजह से हमारे जो घरों में खिड़कियां लगी हुई हैं उसका कांच जो है वो वाइब्रेट करने लगता है। आपने फील किया होगा ऐसा। तो जब कांच वाइब्रेट करने लगता है, और सोचिए अगर वो कांच जो है, जो खिड़कियों में कांच लगे हुए हैं, अगर उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, मीन्स उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि वो फ्रेम से बाहर आने की कोशिश करता है। अब जब फ्रेम से बाहर आने की कोशिश करेगा तो कांच चटक जाएगा। तो ऐसा अनुभव किया होगा आपने। तो एक्चुअली में हुआ क्या स्टूडेंट्स कि अब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, मीन सोर्स। उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपका जो सिस्टम है, अब और आपका सिस्टम क्या है, कांच है। तो उस कांच के सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच की तो आपके सिस्टम का जो रिस्पांस है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो हमारे सिस्टम का रिस्पांस क्या है, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है, इसी को हम रिस्पांस बोलेंगे। तो जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे। अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच की तो ही उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और इस घटना को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेजोनेंस। और जब कोई सिस्टम रेजोनेंस पे होता है तो उसका रिस्पांस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसीलिए जब रेजोनेंस होता है तो कांच का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो फ्रेम से बाहर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो चटक जाता है। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम्पल दिया, इसको हम मैकेनिकल रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें कांच लिया और साउंड लिया, तो ये सब मैकेनिकल सिस्टम है। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ये सब मैकेनिकल सिस्टम है, इसलिए इसको मैकेनिकल रेजोनेंस बोलते हैं। हमें यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, मतलब हमें जो सिस्टम लेना है, हमें जो सिस्टम में रेजोनेंस कराना है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कराना है रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है भाई, आपके आसपास बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बट यहाँ जो है वो हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट से। भाई सर्किट ही तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ देखिए, सपोज आपके पास कोई एसी सर्किट है और वो एसी सर्किट किसी सोर्स से ड्राइव हो रहा है। अगर इस एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी इस सोर्स के एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से मैच की तो होगा क्या, इस एसी सर्किट का जो रिस्पांस है वो मैक्सिमम हो जाएगा। भाई जो मैंने कांच वाला एग्जांपल आपको दिया उससे आप थोड़ा लिंक्ड कीजिएगा ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। मीन्स हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से मैच की तो इसका रिस्पांस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ किस तरह का रिस्पांस मैक्सिमम होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब सिस्टम का रिस्पांस मैक्सिमम हुआ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, दिस फेनामेना इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स, इस फेनामेना को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो
ये तो मैंने आपको फील कराया कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। अब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक जनरल कंडीशंस पढ़ने हैं कि कोई भी एसी सर्किट अगर रेजोनेंस कंडीशन में होगा तो वो कौन कौन से स्पेसिफिक कंडीशंस होंगे, कौन कौन से स्पेसिफिक कंडीशन वो फुलफिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जो सबसे पावरफुल कंडीशन, जो सबसे आप समझ लीजिए कि बेसिक कंडीशन होता है कि अगर कोई भी एसी सर्किट रेजोनेंस के कंडीशन में है तो उसका नेट रिएक्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अब इसी से सारा कंडीशन लिंक्ड है, सारे कंडीशन हम इसी के आधार पे कहेंगे। मीन्स दुनिया का कोई भी एसी सर्किट है, आप आज से जान लीजिए कि दुनिया की कोई भी एसी सर्किट है अगर वो रेजोनेंस कंडीशन में है तो उसका नेट रिएक्टेंस स्टूडेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फेजर अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नेट रिएक्टेंस जीरो होने का मतलब अगर इसका जेड हम यूजिंग कॉम्प्लेक्स नोटेशन करें तो उसमें नेट रिएक्टेंस कैसे देता था कॉम्प्लेक्स नोटेशन में, जो जे टर्म होता था। अरे भाई जे टर्म में ही तो रिएक्टेंस आ रहा था, मीन्स रिएक्टेंस में ही तो जे टर्म आ रहा था। तो अगर आपने नेट रिएक्टेंस जीरो बोल दिया मीन्स आपने ये इनडायरेक्टली बोल दिया कि जे टर्म जो है वो जेड का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी बात को स्टूडेंट्स मैंने दूसरे तरीके से बोला है कि जे टर्म ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। तो नेट रिएक्टेंस जीरो कर लीजिए या जे टर्म ऑफ जीरो। जे टर्म का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ही तो नेट रिएक्टेंस होता है, आपको याद होगा पिछले वीडियो में। तो इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो गया मीन्स नेट रिएक्टेंस जीरो हो गया, मीन्स जे टर्म ऑफ जेड क्या हो गया, जीरो। अब स्टूडेंट्स मैंने इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस वाले वीडियो में आपको बताया था कि वाई क्या होता है। तो y जो है वो z का इन्वर्स होता है, और वहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखाया था कि अगर j में j टर्म है तो पक्का है कि y में भी j टर्म आएगा। मीन्स अगर z में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है तो y में भी इमेजिनरी पार्ट आएगा ही आएगा, और इमेजिनरी पार्ट अगर इसमें जीरो हुआ है तो इसका भी y का भी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो हो गया। मीन्स j टर्म ऑफ y भी क्या हो जाएगा, जीरो। इन सारी बातों का मतलब एक ही है। अब सोचिए अगर किसी एसी सर्किट का नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाए तो उस सर्किट में अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, रेजिस्टेंस बचा। या अगर कॉम्प्लेक्स नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें सिर्फ रियल पार्ट बचा, और रियल पार्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब उस पूरे सर्किट का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा। मीन्स अगर कोई भी दुनिया का एसी सर्किट है और वो रेजोनेंस कंडीशन में है तो उसका बिहेवियर, उसका नेचर जो है वो रेजिस्टिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट सोचिए अगर नेचर रेजिस्टिव हो गया तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो फेज एंगल है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उसी बात को मैंने लिख दिया है कि फेज डिफरेंस या फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई कितना हो गया, जीरो हो गया। और स्टूडेंट्स अगर फेज एंगल जीरो हो गया तो निश्चित है कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जिसको हम यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। मीन्स अगर कोई भी एसी सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है तो उसका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। या इसका रिवर्स, अगर कोई भी आरएलसी सर्किट या दुनिया का कोई भी एसी सर्किट का पावर फैक्टर अगर यूनिटी है, इट मीन्स पक्का है कि वो रेजोनेंस कंडीशन में है। तो यहाँ देखिए वी एंड आई आर इन सेम फेज, ये सारी बातों का मतलब एक ही है, पावर फैक्टर वन यहाँ लिख ही दिया मैंने। अब जरा सोचिए रिएक्टिव पावर के बारे में सोचिए। तो रिएक्टिव पावर क्या होता था, आई स्क्वायर एक्स, और एक्स क्या होता था, नेट रिएक्टेंस। तो सोचिए ना, अगर नेट रिएक्टेंस जीरो हुआ है इसका मतलब रिएक्टिव पावर भी जीरो हो गया है। या वी आई साइन फाई से कर लीजिए, फाई अगर जीरो हुआ है तो वी आई साइन फाई की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स, जीरो होगी। इसका मतलब अगर कोई भी सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है तो उसका रिएक्टिव पावर क्या होगा, जीरो होगा। सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड है। एक्टिव पावर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर रिएक्टिव पावर जीरो हो गया तो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर, एस क्या है, एपरेंट पावर है, तो एक्टिव पावर एपरेंट पावर के इक्वल हो गया। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये सारे कंडीशंस आपको समझ में आए होंगे। इसमें करना कुछ नहीं, बस एक चीज़ आपको याद रखना है, नेट रिएक्टेंस जीरो, और उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे सारे ये कंडीशंस आपको बता देने हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये जनरल कंडीशन है। मीन्स दुनिया का कोई भी सर्किट हो उसमें ये अगर वो रेजोनेंस पे है तो ये सारे कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगे, सारे कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जरा सोचिए तो नेट रिएक्टेंस अगर जीरो है तो रिएक्टेंस में आपने कितने टाइप का रिएक्टेंस पढ़ा, एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा और दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर कहीं प्रेजेंट है
और उसको अगर जीरो करना है तो या तो आप उसको डायरेक्ट जीरो कर दीजिए या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगा दीजिए। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जस्ट अपोजिट होता है। आपको याद होगा कि एक्सएल में जे एक्सएल होता है और एक्ससी में माइनस जे एक्ससी होता है। तो जे और उसमें आ रहा है माइनस जे, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस को जो कट करेगा वो कौन करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस को जो कट करेगा वो कौन करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर एसी सर्किट, दुनिया का कोई भी एसी सर्किट है और उसको रेजोनेंस कंडीशन पे लाना है तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है उस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स इंडक्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स कैपेसिटर, ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए। किसी भी अरेंजमेंट में कनेक्ट हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन दोनों का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आरएलसी सर्किट, दुनिया का कोई आरएलसी सर्किट, तो आरएलसी सर्किट का मतलब यही हुआ कि उस सर्किट में एल और सी होगा तभी रेजोनेंस पे होगा। तो हमारे सिलेबस में स्टूडेंट जो हमें पढ़ना है रेजोनेंस का टाइप जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस सर्किट, वन इज सीरीज रेजोनेंस, अनदर इज पैरेलल रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स अब सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस ये एक्चुअली हमें पढ़ना है। तो मैं आपको अभी बताया कि भाई अगर L है तो C भी होना ज़रूरी है रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक इंडक्टर लिया है। जैसे अगर आप इसको देखो तो इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, या तो बोल लो कि R, तीन एलिमेंट सीरीज में लगे हैं, R, L और C तीनों सीरीज में लगे हैं, या आप कह लो कि इतना पार्ट जो है वो इंडक्टर, कॉइल, आपको याद होगा कॉइल या रियल इंडक्टर। इस रियल इंडक्टर या इस कॉइल को रेजोनेंस पे ले जाना है तो निश्चित है कि इसके साथ हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स इस कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में इसके कनेक्ट करते हो तो दिस सर्किट इज नोन एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अगर इसको कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके रेजोनेंस पे लाते हो तो दिस इज नोन एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। और पैरेलल में कनेक्ट करके लाते हो, इस कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट करके ले जाते हो तो दिस सर्किट, और रेजोनेंस पे लाते हो तो दिस सर्किट इज नोन एज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो स्टूडेंट्स आपको ये कोर्स में ये दो पढ़ना है, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। तो जरा सोचिए, तो क्या दुनिया में यही दो एक होगा क्या रेजोनेंस सर्किट? नहीं, कुछ भी हो सकता है, रेजोनेंस सर्किट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे बनाया है, मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन लिया RL और यहाँ पे एक R लगा दिया, यहाँ पे एक C लगा दिया। भाई देखिए ना, सर्किट में LC है, इसकी मतलब संभावना है कि ये सर्किट रेजोनेंस पे जा सकता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया, कैपेसिटर लिया, यहाँ दो कैपेसिटर ले लिया और एक इंडक्टर लगा दिया, तो ये रेजोनेंस पे जाने की संभावना है। सपोज मैंने ऐसे एक सर्किट लिया, आप बताइए ये कभी रेजोनेंस पे जाएगा? ये कभी रेजोनेंस पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है, तो ये रेजोनेंस पे नहीं जाएगा। तो जब भी स्टूडेंट्स आप रेजोनेंस की बात करेंगे या आपसे क्वेश्चन रेजोनेंस का पूछेगा तो निश्चित है कि उस सर्किट में L और C दोनों प्रेजेंट होगा। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको ये सीरीज रेजोनेंस के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि रेजोनेंस का पहला टाइप है। तो ये तो बेसिक बातें थी रेजोनेंस की। अगले वीडियो में मैं मेन कंटेंट आपको बताऊंगा, दैट इज़ सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।